अकाउंट्स कमेटी एक संसदीय समिति है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्टों के आधार पर केंद्र सरकार के खातों एवं सार्वजनिक व्यय सरकारी खर्च की लेखा परीक्षा ऑडिट करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन का उपयोग कुशलतापूर्वक मितव्ययितापूर्वक तथा कानून के अनुरूप किया गया है। सदस्य पीएसी में 22 सांसद होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। परंपरागत रूप से इसका अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता या विपक्ष का वरिष्ठ सदस्य होता है। कार्यकाल समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है तथा इसका प्रतिवर्ष पुनर्गठन किया जाता है। कार्य पीएसी सार्वजनिक व्यय की जांच कर यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन का उपयोग कुशलतापूर्वक, पारदर्शी, स्पष्ट एवं जवाबदेह तथा कानूनी रूप से किया गया है। यह सरकारी विभागों, मंत्रालयों तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित धन उपलब्ध कराए गए सार्वजनिक उपक्रमों के खातों और व्यय की समीक्षा करती है। हाल ही में सीएजी की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर यूआईडीएआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यों की व्यापक समीक्षा पीएसी द्वारा की गई। पीएसी द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे। बायोमेट्रिक सत्यापन में विफलताएं। पीएसी ने पाया कि बायोमेट्रिक सत्यापन, उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली आदि के आधार पर पहचान में विफलता की दर अधिक होने के कारण कई वास्तविक लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तथा मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मैग्नरेगा जैसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसकी प्रमुख वजहों में शारीरिक श्रम करने वाले लोगों की उंगलियों के निशान घिस जाना तथा वृद्ध व्यक्तियों की आंखों की पुतली आइरिस का सही मिलान न हो पाना शामिल है। इसलिए पीएसी ने अधिक विश्वसनीय एवं समावेशी, सभी के लिए सुलभ प्रमाणीकरण व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। डेटा उल्लंघन। पीएसी ने डार्क वेब, इंटरनेट का वह छिपा हुआ भाग जहां अवैध गतिविधियां भी होती है, पर आधार डेटा उपलब्ध होने संबंधी खबरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इस पर यूआईडीएआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि उसका केंद्रीय डेटा भंडार सेंट्रल रिपोजिटरी सुरक्षित है तथा अधिकांश डेटा लीक की घटनाएं आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्रों पर सुरक्षा में कमी के कारण होती है। डुप्लीकेट और निष्क्रिय आधार आईडी। पीएसी ने पाया कि देश में आधार संख्या की कुल संख्या जनसंख्या से अधिक है। साथ ही मृत्यु के बाद आधार को समय पर निष्क्रिय डीएक्टिवेट न किए जाने से उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। शिकायत निवारण में कमियां। आधार से संबंधित त्रुटियों में सुधार कराने या प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन विफल होने पर नागरिकों को अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे शिकायतों का समयबद्ध समाधान नहीं हो पाता। अपात्र संस्थाओं द्वारा आधार का उपयोग। कुछ सांसदों ने चिंता व्यक्त की कि गैर नागरिकों द्वारा भी आधार प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग होने की आशंका बढ़ जाती है। आधार सत्यापन विफलताओं और डेटा संबंधी समस्याओं के निहितार्थ। सामाजिक बहिष्कार। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में विफलता के कारण वास्तविक लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तथा मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मैग्नरेगा जैसी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो सकते हैं। सुरक्षा संबंधी खतरे। डेटा लीक तथा आधार की डुप्लीकेट प्रतियों के कारण पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, वित्तीय धोखाधड़ी तथा साइबर अपराधों का जोखिम बढ़ जाता है। संस्थानों में विश्वास का क्षरण। बार बार प्रमाणीकरण विफल होने तथा डेटा उल्लंघन की घटनाओं से यूआईडीएआई और डिजिटल शासन व्यवस्था पर जनता का विश्वास कम हो सकता है। कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी और दुरुपयोग। फर्जी या डुप्लीकेट आधार संख्या के कारण अपात्र व्यक्ति सरकारी सब्सिडी एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। शासन व्यवस्था की अक्षमता। शिकायत निवारण प्रणाली की कमजोरी तथा मृत व्यक्तियों के आधार को समय पर निष्क्रिय न किए जाने से सेवा वितरण में विलंब और प्रशासनिक अक्षमता उत्पन्न होती है। पीएसी द्वारा अनुशंसित उपाय। डेटाबेस का वैज्ञानिक ऑडिट। यूआईडीएआई के केंद्रीय डेटाबेस का फोरेंसिक, तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्य आधारित तथा तकनीकी ऑडिट कराया जाए ताकि सुरक्षा संबंधी कमियों की पहचान कर उन्हें दूर किया जा सके। आधार नामांकन को सरल बनाए। नामांकन प्रक्रिया में अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम किया जाए तथा वास्तविक निवासियों के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरल बनाई जाए। डेटा सुरक्षा को मजबूत करें। आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्रों पर कड़े सुरक्षा मानक, नियमित निरीक्षण तथा अनुपालन कंप्लायंस सुनिश्चित किया जाए ताकि डेटा लीक की घटनाओं को रोका जा सके। मृत्यु के बाद आधार कार्ड को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में तेजी लाए।
मृत व्यक्तियों के आधार को स्वतः निष्क्रिय करने के लिए UIDAI को राज्य नागरिक पंजीकरण प्रणाली के साथ एकीकृत इंटीग्रेशन किया जाए। समावेशी सत्यापन विकल्पों को अपनाएं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने की स्थिति में चेहरे की पहचान, फेस ऑथेंटिकेशन, OTP, वन टाइम पासवर्ड आधारित प्रमाणीकरण तथा सहायक सत्यापन मॉडल जैसे वैकल्पिक उपायों को बढ़ावा दिया जाए। लाभार्थी की नागरिकता सुनिश्चित करें। भारतीय नागरिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को मिले, इसके लिए आधार जारी करने की प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जाए तथा संभावित दुरुपयोग को रोका जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25। पाठ्यक्रम, शासन, स्रोत, PIB। संदर्भ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में अहमदाबाद को सबसे स्वच्छ महानगर के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय अभिनंदन समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 का आयोजन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मोहुया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य देश के शहरों के बीच स्वच्छता और सफाई को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा शहरी स्वच्छता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना है। इस वर्ष सर्वेक्षण का विषय एक शहर एक पुरस्कार रखा गया। इसके अंतर्गत स्टार रेटिंग, स्वच्छता के आधार पर शहरों की रैंकिंग, स्रोत पृथक्करण, घर पर ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना, सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता तथा कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पृथक्करण जैसे प्रमुख मानकों का मूल्यांकन किया गया। इस सर्वेक्षण में 4500 से अधिक शहरों ने भाग लिया तथा लगभग 14 करोड़ नागरिकों ने प्रत्यक्ष संवाद, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस बार 2 प्रमुख परिवर्तन किए गए। पहला, सुपर स्वच्छ लीग SSL नामक नई श्रेणी शुरू की गई। दूसरा, शहरों का मूल्यांकन 5 अलग अलग जनसंख्या वर्गों में पुनर्गठित किया गया, जिससे समान आकार के शहरों के बीच अधिक निष्पक्ष तुलना संभव हो सके। 2024 से 25 के विजेता। 10 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ बड़े शहरों में अहमदाबाद प्रथम, भोपाल द्वितीय तथा लखनऊ तृतीय स्थान पर रहा। 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में मीरा भाईंदर प्रथम, बिलासपुर द्वितीय तथा जमशेदपुर तृतीय स्थान पर रहा। गंगा के किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रयागराज को मिला। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड का पुरस्कार सिकंदराबाद छावनी को प्रदान किया गया। सफाई मित्र सुरक्षित शहर, स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले शहर की श्रेणी में विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को सम्मानित किया गया। सुपर स्वच्छ लीग में शामिल 23 शहरों में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, मैसूर सहित अन्य शहरों को स्थान मिला। सुपर स्वच्छ लीग SSL के बारे में। यह क्या है? सुपर स्वच्छ लीग स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 के अंतर्गत शुरू की गई एक नई श्रेणी है। इसका उद्देश्य उन शहरों को सम्मानित करना है जिन्होंने कई वर्षों तक शहरी स्वच्छता एवं सफाई के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उद्देश्य, इस श्रेणी का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या वर्गों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को एक अलग प्रमुख लीग में स्थान देना, उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा समान स्तर के उत्कृष्ट शहरों की निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करना है। पात्रता मानदंड। सुपर स्वच्छ लीग में शामिल होने के लिए शहरों को स्वच्छता के निर्धारित मानकों पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करना आवश्यक है। शहर के पास न्यूनतम कचरा मुक्त शहर, गार्बेज फ्री सिटी GFC की 3 स्टार या उससे अधिक रेटिंग होना आदर्श माना गया है। इसके साथ ही शहर को घर घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण, गीले और सूखे कचरे को अलग करना, ODF++, ओपन डेफिकेशन फ्री ++, खुले में शौच से मुक्त होने के साथ साथ मलकीचर एवं सीवेज का सुरक्षित प्रबंधन तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जैसे प्रमुख मानकों पर लगातार उच्च प्रदर्शन करना होता है। जनसंख्या के आधार पर शहरों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है ताकि समान आकार के शहरों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो सके। इनमें 10 लाख से अधिक, 3 से 10 लाख, 50,000 से 3 लाख, 20,000 से 50,000 तथा 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। चित्र में दर्शाए गए सुपर स्वच्छ लीग शहर 2024 से 25 निम्नलिखित हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा। 3 से 10 लाख जनसंख्या, नोएडा, चंडीगढ़, मैसूर, उज्जैन, गांधीनगर, गुंटूर। 50,000 से 3 लाख जनसंख्या, नई दिल्ली नगर परिषद, NDMC, तिरुपति, अंबिकापुर, लोनावला। 20,000 से 50,000 जनसंख्या, वीटा, सासवड, देवलाली प्रवरा, डूंगरपुर। 20,000 से कम जनसंख्या, पंचगनी, पाटन, पन्हाला, बिश्रामपुर, बुधनी। प्रमुख रुझानों पर प्रकाश डाला गया।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि मध्यम श्रेणी के शहर भी स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर और जमशेदपुर जैसे शहरों ने कई बड़े महानगरों से बेहतर प्रदर्शन किया, जो यह दर्शाता है कि प्रभावी स्थानीय शासन, नागरिक सहभागिता तथा वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन के माध्यम से किसी भी आकार के शहर में उत्कृष्ट स्वच्छता हासिल की जा सकती है। 3R पुश, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को शहरी स्वच्छता का प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों के दैनिक जीवन में कचरा कम उत्पन्न करना, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना तथा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग बढ़ाकर सतत, दीर्घकालिक शहरी विकास को प्रोत्साहित करना है। वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन सर्वेक्षण में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन को विशेष महत्व दिया गया। 12 शहरों को 7 स्टार कचरा मुक्त शहर, गार्बेज फ्री सिटी तथा 22 शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जो अपशिष्ट प्रसंस्करण और प्रबंधन में सुधार को दर्शाता है। छोटे शहरों के लिए समावेशिता संशोधित स्कोरिंग प्रणाली के माध्यम से 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को भी बड़े शहरों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया गया, जिससे छोटे शहरों को अपनी स्वच्छता उपलब्धियों का प्रदर्शन करने का समान मंच मिला। जन भागीदारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में 14 करोड़ से अधिक नागरिकों ने सर्वेक्षण, मोबाइल ऐप तथा सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से भाग लिया, जो अब तक का सर्वाधिक जन सहभागिता स्तर है। मान्यता प्राप्त सर्वोत्तम कार्य प्रणालियाँ, अपशिष्ट से धन सृजन के नवाचार, पुनर्चक्रित अपशिष्ट से तैयार कलात्मक उपहार गणमान्य व्यक्तियों को भेंट किए गए। यह अपशिष्ट को संसाधन में बदलने तथा परिपत्र अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने का उदाहरण है। पीयर मेंटरशिप मॉडल ईच वन क्लीन वन पहल के अंतर्गत शीर्ष 78 शहर प्रत्येक एक अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन करने वाले शहर का मार्गदर्शन करेंगे, ताकि स्वच्छता संबंधी सफल अनुभवों और तकनीकों का आदान प्रदान हो सके। डंप साइट सुधार अभियान 15 अगस्त 2025 से एक वर्षीय विशेष अभियान प्रारंभ किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पुराने कचरा स्थलों, डंप साइट की सफाई कर शहरी भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाना है। स्वच्छ कुंभ प्रबंधन प्रयागराज ने महाकुंभ के दौरान 66 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभावी संचालन किया, जिसे बड़े आयोजनों में कचरा प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा गोरखपुर, जबलपुर और विशाखापट्टनम जैसे शहरों को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सम्मानित किया गया। महत्व शहरी परिवर्तन स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम यह दर्शाते हैं कि नागरिकों की सोच केवल सफाई तक सीमित न रहकर स्वच्छता के प्रति स्थायी व्यवहार परिवर्तन और नियमों के पालन की दिशा में विकसित हो रही है। युवा और रोजगार सृजन चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी पर बल देने से अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह SHGs तथा हरित रोजगार ग्रीन जॉब्स के नए अवसर विकसित हुए हैं। मानकीकरण उपकरण स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों के प्रदर्शन का एक मानक मापदंड प्रदान करता है, जिससे स्थानीय निकायों को सेवा वितरण में सुधार तथा नवाचार अपनाने की प्रेरणा मिलती है। विकसित भारत 2047 विजन स्वच्छ और टिकाऊ शहर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आधार प्रदान करते हैं तथा सतत शहरी विकास को मजबूत करते हैं। महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी महिला नेतृत्व वाले समूह तथा स्वयं सहायता समूह अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण और स्वच्छता अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाकर जनभागीदारी को सुदृढ़ बना रहे हैं। रूसी प्रतिबंध अधिनियम 2025 संदर्भ भारत ने अमेरिका में प्रस्तावित रूसी प्रतिबंध अधिनियम 2025 सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 का कड़ा विरोध किया है। इस विधेयक का उद्देश्य रूस से तेल खरीदने वाले देशों के वस्तुओं एवं सेवाओं पर 500% आयात शुल्क लगाना है। रूसी प्रतिबंध अधिनियम 2025 के बारे में यह क्या है? रूसी प्रतिबंध अधिनियम 2025 अमेरिकी कांग्रेस में सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा द्विदलीय दोनों प्रमुख दलों के समर्थन के साथ प्रस्तुत एक प्रस्तावित विधेयक है। इसका उद्देश्य उन देशों पर आर्थिक दबाव बनाना है जो रूस से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा अन्य ऊर्जा उत्पादों का व्यापार जारी रखते हैं। विधेयक की प्रमुख विशेषताएं यह विधेयक रूस से ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों के वस्तुओं और सेवाओं पर 500% तक का आयात शुल्क टैरिफ लगाने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय को कम करना तथा यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में उस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। चित्र में दिए गए प्रमुख बिंदुओं के अनुसार नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव ने कहा कि भारत,
चीन और ब्राजील को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के साथ गंभीर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों को अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंध सेकेंडरी सैंक्शंस का गंभीर प्रभाव झेलना पड़ सकता है। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने ऊर्जा आयात संबंधी निर्णय बाजार की उपलब्धता, मूल्य तथा वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर लेता है। भारत ने इस मुद्दे पर दोहरे मानदंड डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने के विरुद्ध भी सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेना प्रत्येक देश का अधिकार है। धारा 17। इस विधेयक की धारा 17 के अनुसार जो देश रूस से तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, यूरेनियम या पेट्रोकेमिकल्स का व्यापार जारी रखेंगे, उनके वस्तुओं और सेवाओं पर 500% तक आयात शुल्क लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय को सीमित करना और उस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। द्वितीयक प्रतिबंध। विधेयक में द्वितीयक प्रतिबंध सेकेंडरी सैंक्शंस का भी प्रावधान है। इसके तहत केवल रूस ही नहीं बल्कि भारत, चीन, ब्राजील जैसे तीसरे देश जो रूस के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रखते हैं भी अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं। इसका उद्देश्य इन देशों पर रूस से आर्थिक संबंध कम करने का दबाव बनाना है। राष्ट्रपति द्वारा छूट देने का प्रावधान। यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिक परिस्थितियों में प्रतिबंधों को अधिकतम 6 माह तक स्थगित वेवर करने का अधिकार देता है। टैरिफ की समय सीमा। विधेयक में अनुशंसा की गई है कि आवश्यक परिस्थितियों में 50 दिनों के भीतर प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। भारत के लिए निहितार्थ। ऊर्जा सुरक्षा खतरा। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 38% रूस से आयात करता है। यदि यह विधेयक लागू होता है तो तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ सकती हैं तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है। भूराजनीतिक दबाव। इस विधेयक को यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत पर पश्चिमी देशों के साथ नीति समन्वय बढ़ाने के दबाव के रूप में भी देखा जा रहा है, जबकि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। कूटनीतिक प्रतिक्रिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस प्रकार के दोहरे मानदंड डबल स्टैंडर्ड्स पर चिंता व्यक्त की है। भारत ने स्पष्ट किया है कि ऊर्जा आयात के निर्णय राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा, बाजार की स्थिति तथा आपूर्ति के विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर लिए जाएंगे। आर्थिक प्रभाव। यदि प्रस्तावित शुल्क लागू होते हैं तो भारत के लिए ऊर्जा आयात महंगा हो सकता है, जिससे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ने, आयात लागत में वृद्धि होने तथा ऊर्जा व्यापार मार्गों के पुनर्गठन की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता। जीएस अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह विषय भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, ऊर्जा कूटनीति, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था मल्टीपोलैरिटी तथा नाटो की भूमिका से संबंधित है। जीएस अर्थव्यवस्था। यह ऊर्जा सुरक्षा, तेल मूल्य निर्धारण, व्यापार शुल्क, टैरिफ्स, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, आयात निर्भरता तथा आर्थिक स्थिरता जैसे विषयों से जुड़ा है। नैतिकता का दृष्टिकोण। यह विषय राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक प्रतिबद्धता, प्रतिबंधों की नैतिकता तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोहरे मानदंड जैसे नैतिक प्रश्नों को भी सामने लाता है। भारत में दहेज हत्याएं। संदर्भ। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में दहेज से संबंधित मौतों में हाल के समय में वृद्धि ने राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इन घटनाओं ने समाज में दहेज जैसी कुप्रथा के बने रहने तथा न्याय वितरण, जस्टिस डिलीवरी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में मौजूद कमियों को फिर से उजागर किया है। भारत में दहेज हत्याओं के बारे में। दहेज हत्याएं क्या होती है? दहेज हत्या से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब विवाह के बाद दहेज की मांग पूरी न होने के कारण पति या उसके रिश्तेदार किसी महिला को लगातार शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न क्रूएल्टी का शिकार बनाते हैं और उसके परिणामस्वरूप उसकी हत्या हो जाती है या वह आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाती है। भारतीय कानून में इसे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 80, पूर्व में भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की धारा 304B तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत अपराध माना गया है। प्रमुख आंकड़े और रुझान 2017 से 2022 उदास स्माइली। चित्र में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दहेज हत्याओं के मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए, इसलिए मानचित्र में इसे सबसे गहरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद बिहार में दहेज हत्या के मामलों की संख्या अधिक रही, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी उल्लेखनीय संख्या में ऐसे मामले सामने आए। पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में भी दहेज हत्या के मामले अपेक्षाकृत अधिक रहे,
जबकि दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत तथा अधिकांश पश्चिमी राज्यों में इनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम दर्ज की गई। यह भौगोलिक वितरण दर्शाता है कि दहेज हत्या की समस्या कुछ राज्यों में अधिक गंभीर सामाजिक चुनौती बनी हुई है तथा इन क्षेत्रों में कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। प्रमुख आंकड़े और रुझान 2017 से 2022 उदास स्माइली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष औसतन लगभग 7,000 दहेज हत्याएं दर्ज होती हैं। वर्ष 2017 से 2022 के दौरान 6,100 से अधिक मामलों में दहेज हत्या का सीधा संबंध दहेज की मांग से पाया गया। दहेज हत्या के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया भी चिंता का विषय है। प्रतिवर्ष केवल लगभग 4,500 मामलों में आरोप पत्र, चार्जशीट दायर हो पाता है। वर्ष 2022 में 3,000 से अधिक मामले अभी भी जांच के अधीन थे, जिनमें से 67% मामले 6 महीने से अधिक समय तक लंबित रहे। दोष सिद्धि, कन्विक्शन की स्थिति भी कमजोर रही। लगभग 6,500 मामलों में से केवल 100 मामलों में ही दोष सिद्धि हो सकी, जो न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और साक्ष्य संबंधी चुनौतियों को दर्शाती है। क्षेत्रीय स्तर पर लगभग 80% दहेज हत्या के मामले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में केंद्रित रहे। शहरी क्षेत्रों में 19 प्रमुख शहरों में दर्ज दहेज से संबंधित मौतों में से लगभग 30% मामले अकेले दिल्ली में दर्ज किए गए। UPSC परीक्षा में प्रासंगिकता। GS पेपर आई, सोसाइटी। यह विषय महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीतियाँ, पितृसत्तात्मक समाज, लैंगिक असमानता तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित मुद्दों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। GS पेपर 2, शासन और राजनीति। यह विषय आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा तथा न्याय वितरण प्रणाली से संबंधित है। GS पेपर 4, नैतिकता और सत्यनिष्ठा। यह विषय कानून प्रवर्तन, लैंगिक न्याय, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, लोकसेवकों की संवेदनशीलता तथा महिला सुरक्षा से जुड़े केस स्टडी के लिए महत्वपूर्ण है। आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली। स्रोत PIB। संदर्भ भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का उच्च ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड पर सफल परीक्षण किया। यह भारत की स्वदेशी वायु रक्षा क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली के बारे में। आकाश प्राइम क्या है? आकाश प्राइम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित आकाश सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल SAM का उन्नत संस्करण है। इसे विशेष रूप से उच्च ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड तथा कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए विकसित किया गया है। इससे पर्वतीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की वायु रक्षा क्षमता और अधिक मजबूत होती है। द्वारा विकसित आकाश प्राइम का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से किया है। उद्देश्य। इसका उद्देश्य ड्रोन, दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल तथा अन्य हवाई खतरों को प्रभावी ढंग से नष्ट करना है। इसे विशेष रूप से भारत के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे लद्दाख और सिक्किम में उच्च ऊंचाई पर वायु रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं। आकाश प्राइम को अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रभावी प्रदर्शन के लिए विकसित किया गया है। लद्दाख में हुए परीक्षणों के दौरान इसने 15,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को भेदा, जिससे इसकी उच्च ऊंचाई पर संचालन क्षमता सिद्ध हुई। इसमें स्वदेशी सक्रिय रडार सीकर, एक्टिव रडार सीकर लगाया गया है, जो लक्ष्य का सटीक पता लगाकर उस पर लगातार नजर बनाए रखता है और लक्ष्य भेदन की क्षमता को बढ़ाता है। यह प्रणाली मोबाइल लॉन्चर पर आधारित है, जिससे इसे विभिन्न क्षेत्रों में शीघ्रता से तैनात किया जा सकता है। इसकी उच्च गतिशीलता इसे पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में भी प्रभावी बनाती है। मिसाइल में हाइब्रिड मार्गदर्शन प्रणाली, हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिसमें प्रारंभिक चरण में कमांड मार्गदर्शन, कमांड गाइडेंस तथा अंतिम चरण में टर्मिनल सक्रिय होमिंग, टर्मिनल एक्टिव होमिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आकाश प्राइम लगभग मैक 2.5 की गति से उड़ान भर सकती है तथा इसकी अधिकतम मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। यह प्रणाली अत्यधिक ठंड, कम वायुदाब और कम घनत्व वाले वातावरण में भी विश्वसनीय रूप से कार्य करती है, इसलिए इसे विशेष रूप से हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी लक्ष्य भेदन सफलता दर एक मिसाइल दागे जाने पर लगभग 88% तथा 2 मिसाइलें दागे जाने पर 98.5% तक पहुंच जाती है।
भारतीय रक्षा में महत्व। उच्च ऊंचाई वाले अभियानों। आकाश प्राइम को विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। यह पूर्णतः स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त बनाती है तथा रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करती है। किफायती समाधान। स्वदेशी उत्पादन के कारण आयात पर होने वाला व्यय घटता है, स्थानीय रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है तथा भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होती है। ब्लैक होल विलय GW231123। स्रोत NDTV। संदर्भ वैज्ञानिकों ने लीगोवर गोकाग्रा LVK नेटवर्क की सहायता से GW231123 नामक गुरुत्वीय तरंग ग्रेविटेशनल वेव घटना का पता लगाया है। यह अब तक दर्ज सबसे बड़ा ब्लैक होल विलय माना जा रहा है। इस घटना में लगभग सूर्य के द्रव्यमान के 100 गुना और 140 गुना द्रव्यमान वाले दो ब्लैक होल आपस में विलय हुए। यह खोज विशाल ब्लैक होलों की उत्पत्ति और तारकीय विकास स्टेलर एवोल्यूशन के वर्तमान सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। ब्लैक होल विलय GW231123 के बारे में। ब्लैक होल विलय GW231123 के बारे में। ब्लैक होल का विलय क्या होता है? ब्लैक होल विलय ब्लैक होल मर्जर एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में ऊर्जा खोते हैं। इसके कारण वे धीरे धीरे एक दूसरे के निकट आते हैं और अंततः आपस में मिलकर एक अधिक विशाल ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में अंतरिक्षमय स्पेस-टाइम में फैलती है। घटना का नाम। इस घटना को GW231123 नाम दिया गया। इसका पता लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के चौथे अवलोकन सत्र O4 के दौरान लगाया गया। यह कैसे हुआ? दो विशाल ब्लैक होल जिनका द्रव्यमान क्रमशः सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 140 गुना और 100 गुना था, आपस में विलय हो गए। इस विलय के परिणामस्वरूप लगभग 225 सौर द्रव्यमान वाला एक सुपर ब्लैक होल बना। यह खोज तथाकथित द्रव्यमान अंतर मास गैप अर्थात 60 से 130 सौर द्रव्यमान की उस सीमा को चुनौती देती है जहां वर्तमान तारकीय विकास सिद्धांतों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में ब्लैक होल बनने की संभावना नहीं मानी जाती। GW231123 की मुख्य विशेषताएं। विशाल पैमाने पर यह अब तक ज्ञात सबसे बड़े तारकीय द्रव्यमान स्टेलर मास वाले ब्लैक होल विलयों में से एक है। उच्च घूर्णन। इस घटना में शामिल एक ब्लैक होल सामान्य सापेक्षता जनरल रिलेटिविटी द्वारा निर्धारित अधिकतम संभव घूर्णन गति स्पिन लिमिट के अत्यंत निकट घूम रहा था। अंतरिक्ष में उत्पत्ति। यह घटना पृथ्वी से लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर घटी, जिससे प्रारंभिक ब्रह्मांड में ब्लैक होलों के निर्माण और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। चुनौतीपूर्ण मॉडल। यह खोज संकेत देती है कि ये ब्लैक होल संभवतः पूर्व ब्लैक होल विलयों सेकेंड जनरेशन मर्जर या किसी अन्य असामान्य खगोलीय प्रक्रिया से बने होंगे, जिससे वर्तमान तारकीय विकास मॉडल पर पुनर्विचार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। पहचान नेटवर्क। इस घटना का पता लीगो अमेरिका, वर्गो इटली और काग्रा जापान के संयुक्त लीगो व गोकाग्रा LVK नेटवर्क द्वारा लगाया गया। महत्वपूर्ण। द्रव्यमान अवरोध को तोड़ता है। यह खोज द्रव्यमान अंतर मास गैप की स्थापित अवधारणा को चुनौती देती है, जिससे तारकीय विकास तथा सुपरनोवा मॉडल का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। नए गठन के सुराग। यह घटना इस संभावना को मजबूत करती है कि कुछ विशाल ब्लैक होल पहले से बने ब्लैक होलों के बार-बार विलय से भी उत्पन्न हो सकते हैं। उच्च स्पिन पहेली। सापेक्षता की अधिकतम सीमा के निकट पाया गया घूर्णन ब्लैक होलों के निर्माण और विकास संबंधी सिद्धांतों के लिए नई वैज्ञानिक चुनौती प्रस्तुत करता है। डार्क यूनिवर्स इनसाइट्स। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन से उन ब्रह्मांडीय घटनाओं की जानकारी मिलती है जिन्हें प्रकाश आधारित दूरबीनों से देखना संभव नहीं है। इससे गहरे अंतरिक्ष और ब्लैक होलों के बारे में नई वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है। केरल की काइट पहल। स्रोत TH। संदर्भ केरल की काइट केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन पहल ने विद्यालय शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को नैतिक और उत्तरदायी ढंग से एकीकृत करने के कारण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान प्राप्त की है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ने इसे जिम्मेदार एडटेक रिस्पॉन्सिबल एडटेक के क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में मान्यता दी है।
केरल की काइट पहल के बारे में। काइट क्या है? केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। काइट केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन केरल के सामान्य शिक्षा विभाग जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रौद्योगिकी शाखा है। इसकी स्थापना विद्यालय शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रभावी एवं जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा में पारदर्शिता, समावेशिता, सभी के लिए समान अवसर तथा शिक्षकों की स्वायत्तता, स्वतंत्र रूप से शिक्षण करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। केरल सरकार द्वारा आरंभ की गई यह पहल विद्यालयों में तकनीक के उपयोग को केवल डिजिटल शिक्षा तक सीमित न रखकर उसे नैतिक, एथिकल, न्यायसंगत, फेयर तथा छात्र केंद्रित बनाने पर विशेष बल देती है। उद्देश्य। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक, न्यायसंगत और ओपन सोर्स, मुक्त स्रोत आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, छात्रों के डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा डिजिटल शिक्षा को अधिक समावेशी और उत्तरदायी बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। काइट AI पहल की प्रमुख विशेषताएं। काइट AI पहल की प्रमुख विशेषताएं। सामूहिक शिक्षक प्रशिक्षण। काइट के अंतर्गत 80,000 से अधिक शिक्षकों कक्षा 8 से 12 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावी एवं जिम्मेदार उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में पूर्वाग्रह, बायस की पहचान, डेटा गोपनीयता, नैतिक AI उपयोग तथा पाठ्यक्रम के अनुरूप AI के एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर FOSS। केरल के 15,000 से अधिक विद्यालयों में फ्री एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर FOSS अपनाया गया है। इससे विद्यालयों को तकनीकी स्वतंत्रता, लागत प्रभावशीलता, पारदर्शिता तथा किसी एक निजी कंपनी पर निर्भरता से मुक्ति मिलती है। समय प्लस AI प्लेटफॉर्म। काइट ने अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म समय प्लस विकसित किया है। यह राज्य के पाठ्यक्रम के अनुरूप कार्य करता है तथा छात्रों को परीक्षा की तैयारी, व्यक्तिगत सीखने और विश्वसनीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करता है। विद्यार्थी केंद्रित नवाचार। लिटिल काइट्स IT क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अन्य डिजिटल तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस पहल को यूनिसेफ ने जिम्मेदार डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहा है। डेटा संप्रभुता और पूर्वाग्रह प्रतिरोध। काइट आंतरिक डिजिटल अवसंरचना और ओपन डेटा सेट का उपयोग करता है, जिससे छात्रों के डेटा की गोपनीयता, डेटा संप्रभुता, डेटा सॉवरेंटी तथा पूर्वाग्रह रहित बायस रेजिस्टेंट AI प्रणालियों को बढ़ावा मिलता है। इससे व्यावसायिक निगरानी, कमर्शियल सर्वेलेंस पर निर्भरता भी कम होती है। अग्नि और पृथ्वी लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। स्रोत TOI। संदर्भ लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली के सफल परीक्षण के एक दिन बाद भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से परमाणु क्षमता न्यूक्लियर कैपेबल वाली अग्नि और पृथ्वी लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। अग्नि और पृथ्वी लघु दूरी की मिसाइलों के बारे में क्या है? अग्नि और पृथ्वी भारत द्वारा विकसित लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स SRBM हैं। इनका उद्देश्य कम दूरी पर स्थित सामरिक लक्ष्यों पर पारंपरिक, कन्वेंशनल तथा परमाणु, न्यूक्लियर दोनों प्रकार के आयुधों के साथ सटीक प्रहार करने की क्षमता प्रदान करना है। ये भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, क्रेडिबल मिनिमम डेटेरेंस तथा रणनीतिक प्रतिरोध, स्ट्रैटेजिक डेटेरेंस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नि और पृथ्वी लघु दूरी की मिसाइलों के बारे में। अग्नि और पृथ्वी दोनों लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स SRBM हैं, जो भारत की परमाणु प्रतिरोधक रणनीति न्यूक्लियर डेटेरेंस स्ट्रैटेजी का महत्वपूर्ण आधार है। इनका हालिया परीक्षण सामरिक बल कमान स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड SFC की देखरेख में किया गया, ताकि इनके तकनीकी और परिचालन मानकों की विश्वसनीयता की पुष्टि की जा सके। स्थान। इनका परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर ओडिशा से किया गया। द्वारा विकसित। इनका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के अंतर्गत किया गया है। उद्देश्य। इन परीक्षणों का उद्देश्य भारत की परमाणु वितरण प्रणालियों की युद्ध तत्परता, प्रतिरोध क्षमता, डेटेरेंस कैपेबिलिटी की विश्वसनीयता तथा तकनीकी सटीकता का सत्यापन करना है। इनका एक प्रमुख उद्देश्य भारत की द्वितीय प्रहार क्षमता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और अधिक मजबूत बनाना है,
ताकि किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में प्रभावी जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही मई 2025 के भारत-पाकिस्तान तनाव के बाद इन परीक्षणों को सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारी और रणनीतिक क्षमता के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। पृथ्वी मिसाइल की विशेषताएं। पृथ्वी एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता, रेंज लगभग 350 किलोमीटर, भार वहन क्षमता 500 किलोग्राम तक। वारहेड, पारंपरिक, कन्वेंशनल तथा परमाणु, न्यूक्लियर दोनों प्रकार के। मार्गदर्शन, उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन, इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली के साथ उच्च सटीकता। प्रक्षेपण मंच, सड़क पर चलने वाला मोबाइल लॉन्चर, रोड मोबाइल लॉन्चर। गति, लगभग मैक 1+। अग्नि मिसाइल की विशेषताएं। अग्नि भारत की मध्यम दूरी की श्रेणी के प्रारंभिक बैलिस्टिक मिसाइल परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है। मारक क्षमता, रेंज 700 से 900 किमी। भार वहन क्षमता 1000 किलोग्राम तक। वारहेड, पारंपरिक तथा परमाणु दोनों प्रकार के। सटीकता, उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली के कारण उच्च लक्ष्य भेदन क्षमता। सेना में शामिल, 2000 के दशक की शुरुआत से भारतीय सेना में तैनात। भूमिका, भारत की न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, कारा। स्रोत, TH। संदर्भ, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, ने सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज, सारा, को निर्देश दिया है कि दत्तक ग्रहण से पहले, उसके दौरान और उसके बाद प्रत्येक चरण में संरचित परामर्श, स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग को मजबूत किया जाए ताकि दत्तक लिए गए बच्चों, दत्तक माता-पिता और अन्य सभी हितधारकों की भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक भलाई सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, कारा, के बारे में। यह क्या है? केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अधीन कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका कार्य देश के भीतर तथा अंतर्देशीय, इंटरकंट्री, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को विनियमित, रेगुलेट, निगरानी, मॉनिटर और सुगम बनाना है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी तथा इसे किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मुख्यालय, नई दिल्ली। दायित्व, कारा भारतीय बच्चों के देश के भीतर, इन कंट्री अडॉप्शन तथा अंतर्देशीय, इंटरकंट्री अडॉप्शन, दत्तक ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और विधि सम्मत बनाता है। यह दत्तक ग्रहण एजेंसियों की निगरानी करता है तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दी चाइल्ड, को सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में कारा भारत का केंद्रीय प्राधिकरण, सेंट्रल अथॉरिटी, है। यह हेग कन्वेंशन 1993, हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरकंट्री अडॉप्शन के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भारत ने 2003 में की थी। CARA के उद्देश्य, कारा का उद्देश्य नैतिक, पारदर्शी और समयबद्ध दत्तक ग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। यह अनाथ, ऑर्फन, परित्यक्त, अबैंडन्ड तथा समर्पित, सरेंडर्ड बच्चों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है। साथ ही दत्तक ग्रहण से पहले, उसके दौरान और उसके बाद सभी चरणों में बच्चों तथा दत्तक माता-पिता को मनोवैज्ञानिक एवं परामर्श सहायता, काउंसलिंग सपोर्ट उपलब्ध कराने पर बल देता है। CARA के प्रमुख कार्य, नियमन एवं मान्यता। कारा देश भर में कार्यरत विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज, SAS, को मान्यता देने, उनके कार्यों की निगरानी करने तथा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित करने का कार्य करता है। डिजिटल निगरानी, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कारा केयरिंग्स, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, पोर्टल का संचालन करता है। इसके माध्यम से आवेदन, मिलान, मैचिंग, प्रतीक्षा सूची और अन्य प्रक्रियाओं का डिजिटल प्रबंधन किया जाता है। नीति कार्यान्वयन, कारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा दत्तक ग्रहण विनियम, अडॉप्शन रेगुलेशंस, के अंतर्गत आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। क्षमता निर्माण, यह दत्तक ग्रहण प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा योग्य परामर्शदाताओं, काउंसलर्स, का पैनल विकसित करता है। सहायता तंत्र, कारा जैविक माता-पिता, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, दत्तक माता-पिता, अडॉप्टिव पेरेंट्स,
तथा दत्तक बच्चों के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने और उनकी भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत सहायता प्रदान करता है। शांति रक्षकों के खिलाफ अपराधों की जवाबदेही के लिए मित्र समूह गोएफ। स्रोत BS। संदर्भ भारत ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित शांति रक्षकों के खिलाफ अपराधों की जवाबदेही के लिए मित्र समूह ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गोएफ की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेकर संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों UN पीसकीपर्स के विरुद्ध अपराधों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। शांति रक्षकों के खिलाफ अपराधों की जवाबदेही के लिए गठित मित्र समूह गोएफ के बारे में। यह क्या है? मित्र समूह ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गोएफ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का एक अनौपचारिक मंच इनफॉर्मल ग्रुप है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना, दोषियों को दंडित करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना तथा वैश्विक शांति अभियानों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बनाए रखना है। स्थापना इस समूह की स्थापना दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की भारत की अध्यक्षता के दौरान की गई थी। सदस्यता इसमें लगभग 40 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश शामिल हैं। इसकी सह-अध्यक्षता भारत के साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के समान विचारधारा वाले देशों द्वारा की जाती है। उद्देश्य इस समूह का उद्देश्य शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में कानूनी और नीतिगत ढांचे को सुदृढ़ करना है, ताकि दोषियों के विरुद्ध प्रभावी मुकदमा चलाया जा सके। यह दंड मुक्ति इम्प्यूनिटी अपराध करने पर दंड से बच निकलना को समाप्त करने और अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने पर बल देता है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों UN पीसकीपिंग ऑपरेशंस की विश्वसनीयता, सुरक्षा और अखंडता इंटेग्रिटी बनाए रखने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण कार्य यह समूह सदस्य देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं बेस्ट प्रैक्टिसेस, कानूनी अनुभवों और नीति संबंधी उपायों का आदान प्रदान बढ़ावा देता है। यह शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों की जांच, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन और न्यायिक सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने तथा अपराधों के मामलों में शीघ्र, निष्पक्ष और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। महत्वपूर्ण कार्य मित्र समूह गोएफ सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र निकायों UN बॉडीज तथा विशेषज्ञ संस्थानों के बीच समन्वय और संवाद को बढ़ावा देता है, ताकि शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए साझा रणनीति विकसित की जा सके। यह जांच तंत्र इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म्स को मजबूत करने तथा आवश्यक कानूनी सुधारों को प्रोत्साहित करता है, जिससे अपराधों की निष्पक्ष जांच और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित हो सके। यह समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2589-2021 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बल देता है। इस प्रस्ताव में शांति सैनिकों पर हमलों के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा दोषियों को दंडित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव से शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों और उन पर की गई कार्रवाई की नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की वकालत करता है। महत्व उच्च जोखिम वाले शांति अभियानों में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह समूह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बहुपक्षवाद, मल्टीलेटरलिज्म तथा वैश्विक शांति स्थापना में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को और मजबूत करता है। यह पहल भारत द्वारा अब तक 3,03,000 से अधिक शांति सैनिकों के योगदान की विरासत को आगे बढ़ाती है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। यह विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के देशों से आने वाले शांति सैनिकों के संचालन मनोबल, सुरक्षा तथा कानूनी संरक्षण को सुदृढ़ करने में सहायता करता है। जुलाई 2025 में हुई उच्च स्तरीय बैठक के परिणाम जवाबदेही का रणनीतिक ढांचा। भारत ने स्पष्ट किया कि शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी है, क्योंकि इससे शांति अभियानों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और सफलता सुनिश्चित होती है। दंड मुक्ति का मुकाबला बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि दंड मुक्ति इम्प्यूनिटी शांति सैनिकों पर हमलों को बढ़ावा देती है। फ्रांस ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि अपराधियों को दंडित करना वैश्विक शांति प्रयासों की सफलता के लिए आवश्यक है। भारत की भूमिका की पुनः पुष्टि। भारत ने 182 शांति रक्षक शहीदों के सर्वोच्च बलिदान का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के प्रति अपनी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता दोहराई तथा इस उद्देश्य के लिए निरंतर कानूनी, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देने का संकल्प व्यक्त किया। बोलीविया। स्रोत न्यूज ऑन एयर। संदर्भ भारत ने बोलीविया में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के बीच वहां 3 लाख खुराक खसरा रूबेला मीसल्स रूबेला वैक्सीन भेजी।
यह कदम वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के देशों के साथ स्वास्थ्य सहयोग तथा स्वास्थ्य कूटनीति हेल्थ डिप्लोमेसी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बोलीविया के बारे में स्थान। बोलीविया दक्षिण अमेरिका के पश्चिम मध्य भाग में स्थित एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड समुद्र से घिरा नहीं देश है। राजधानियाँ। बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी लापाज तथा संवैधानिक राजधानी सुकर है। पड़ोसी देश। इसकी सीमाएं ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू से लगती हैं। भौगोलिक विस्तार। यह देश उत्तर से दक्षिण लगभग 1500 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 1300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बोलीविया की भौगोलिक विशेषताएं। एंडीज पर्वतमाला। बोलीविया में एंडीज पर्वतमाला एंड्स माउंटेन्स की कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल तथा कॉर्डिलेरा ओरिएंटल शाखाएं स्थित हैं। यहाँ माउंट सजमा जिसकी ऊंचाई 6542 मीटर है, देश की सबसे ऊंची चोटी है। अल्टीप्लानो पठार। देश का एल्टीप्लानो एक ऊंचा समतल पठार है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 12000 फीट है। इसी क्षेत्र में टिटिकाका झील लेक टिटिकाका तथा पूर्वी भाग में पोपो झील लेक पूपो स्थित है। नमक के मैदान। बोलीविया में उयूनी नमक का मैदान सलर दे उयूनी स्थित है, जो लगभग 10,400 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ विश्व का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। युंगास क्षेत्र। यांगास क्षेत्र एंडीज पर्वतमाला से नीचे उतरती हुई आर्द्र वनाच्छादित घने वनों से ढकी ढलानों का क्षेत्र है, जहां जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध है। अमेजन जल निकासी। बेनी, ममोरे तथा आइटनेज जैसी प्रमुख नदियां अमेजन नदी बेसिन की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा हैं। चाको और ओरिएंटे। देश के दक्षिणी भाग में गर्म चाको के निम्न मैदान स्थित है, जबकि उत्तर और पूर्वी भाग में ओरिएंट का उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र फैला हुआ है। भारत बोलीविया द्विपक्षीय संबंध। भारत और बोलीविया के बीच संबंध विकास सहयोग, स्वास्थ्य कूटनीति, औषधि, ऊर्जा, लिथियम, खनिज संसाधन, क्षमता निर्माण तथा वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग पर आधारित है। हाल ही में भारत द्वारा बोलीविया को 3 लाख खसरा रूबेला वैक्सीन की आपूर्ति दोनों देशों के बीच मानवीय सहयोग और स्वास्थ्य साझेदारी को और मजबूत करती है। वैक्सीन कूटनीति। भारत द्वारा बोलीविया को हाल ही में प्रदान की गई खसरा रूबेला मीसल्स रूबेला वैक्सीन सहायता भारत के विकास साझेदारी कार्यक्रम डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम तथा दक्षिण सहयोग साउथ कोऑपरेशन की नीति का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह भारत की वैक्सीन कूटनीति, वैक्सीन डिप्लोमेसी और मानवीय सहायता के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य सहायता। भारत ने बोलीविया को केवल खसरा रूबेला वैक्सीन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया। यह दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ते सहयोग तथा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। रणनीतिक जुड़ाव। भारत और बोलीविया के बीच मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण संबंध है। दोनों देश G77, ग्रुप ऑफ 77, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट तथा ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर विकासशील देशों के हितों, दक्षिण सहयोग और वैश्विक शासन सुधार जैसे मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। ऊर्जा और खनिज। बोलीविया लिथियम के विश्व के सबसे समृद्ध भंडार वाले देशों में से एक है। स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs तथा बैटरी निर्माण में लिथियम के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारत और बोलीविया के बीच खनिज संसाधन, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग तथा निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है।